Hello students, today we'll discuss about oscillations, types of oscillation. First one is pre-oscillation. When a body oscillates with natural frequency without any external force or any resistive force acting on it is called free oscillation. Example of free oscillation is oscillation of a simple pendulum in vacuum. In this case, no external or resistive force of medium acts on it and it will oscillate till infinite time. Forced oscillation, when a body oscillates under the effect of some external force, then its oscillation is called forced oscillation. Damped oscillation, the oscillation in which a body oscillates such that its amplitude decreases steadily is called undamped oscillation. In case damped oscillation, in case of undamped oscillation, the body oscillates and its amplitude does not decrease but it remains constant or fixed. The graph of damped oscillation is like this and that of undamped oscillation is like this. In the process of damping, energy of a oscillating body dissipates continuously. Undamped oscillation, the oscillation in which the body oscillates with constant amplitude, that is amplitude remains the same, then it is called undamped oscillation. Example of undamped oscillation is motion of an ideal simple pendulum or oscillation of a pendulum in vacuum. Another important term is resonance. What is resonance? Resonance is a phenomena in which a body vibrates with its natural frequency under the influence of another body vibrating with the same frequency. Now we will try to understand free oscillation, forced oscillation and resonance with some examples. For free oscillation, let us consider oscillation of a simple pendulum in vacuum. मान लिया ये एक फिक्स बोर्ड है, यहाँ हमने एक पेंडुलम को, एक बॉब को या एक बॉल को इस तरह से लटका दिया. ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया सिंपल पेंडुलम का. ये पेंडुलम जो है इस पर ये जो सिंपल पेंडुलम है ये ओसिलेट कर रहा है. हमने इसको ओसिलेट करा दिया यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, फिर इसको क्या कर दिए, छोड़ दिया. अब ये इस तरह से क्या करना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन या ओसिलेशन करना शुरू कर दिया. अब इस पर कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स ऑफ मीडियम या एयर काम नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम में है. तो इस स्थिति में ये लगातार अपने एम्पलीट्यूड को बनाए रखते हुए, सेम एम्पलीट्यूड बनाते हुए ओसिलेशन करते रहेगा. ये फ्री ऑसिलेशन का एग्जांपल है. फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स और नो रेसिस्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, और ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है कंटिन्यूअसली. फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, मान लिया हमने इसी एग्जांपल को समझते, इसी सिंपल पेंडुलम को हम ऑसिलेट कराते हैं. यहाँ पर क्या है, ये वैक्यूम नहीं है, ये मीडियम है, एयर है या कोई भी मीडियम हो सकता है, सिंपली एयर है. जब ये सिंपल पेंडुलम ईयर में या किसी मीडियम में वाइब्रेट ओसिलेट करता है तो क्या होता है, शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ आता है. इस तरह से क्या करता है, ओसिलेट करता है. लेकिन धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो होती है, ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर और मीडियम एक्टिंग ऑन इट, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसका एनर्जी कम होते जाता है और धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड भी कम होते जाता है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फिर पहले जैसा ही ओसिलेशन क्या करता रहे तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ बाय एनी एक्सटर्नल मीन्स इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या होता है, लगातार इस तरह से अपने पहले वाले एम्पलीट्यूड के बनाए रखते हुए पहले जिस तरह से ओसिलेशन कर रहा था उस तरह से ओसिलेशन करता रहेगा. इसको क्या कहेंगे, फोर्स ओसिलेशन, ओसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स. अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोई बच्चा झूला झूल रहा है, झूला झूल के इतना दूर तक उसका झूला क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है. धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. अब पहले जैसा ही एम्पलीट्यूड हो, पहले जैसा ही झूला झूलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से इस झूले को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है हाथ से. ये एग्जांपल है फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन का. अब हम रिजोनेंस को समझते हैं. मान लिया एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज की है. हमने क्या किया, इसको वाइब्रेट कराया, इस पर किसी चीज़ से आघात किया और ये क्या हुआ, 10 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा. इसके नज़दीक में एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं और इस ट्यूनिंग फोर्स के कारण और इसके इफेक्ट के कारण, इसके वाइब्रेशन के कारण अगर ये ट्यूनिंग फोर्क भी
इसी 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा। और इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी भी, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी भी क्या है, 10 हर्ट्ज। इसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और ये इसके इफेक्ट में फिर 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रहा है। तो इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या कहेंगे, रिजोनेंस कहेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, इस पर हमने 4 बॉल लटका दिए या 4 पेंडुलम लटका दिए। पेंडुलम 1 और 4, 1 और 4 की जो लंबाई है वो सेम है, इनका द्रव्यमान भी सेम है। ऐसे द्रव्यमान का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनकी लंबाई क्या है, सेम है। 2 और 3 की लंबाई थोड़ी कम और ज़्यादा है। हमने इस पेंडुलम को क्या किया, या इस बॉल को क्या किया, इस बॉल को क्या किया, डिस्प्लेस किया, हिलाया। अब ये क्या करता है, ये ओसिलेशन करने लगता है। ये ओसिलेशन करता है तो इसके वाइब्रेशन के कारण ये चारों ओसिलेशन करते हैं। इस इलास्टिक स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होता है, इस कारण चारों ओसिलेशन करते रहते हैं। हम पाते हैं कि इसके ओसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है, इसके ओसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी, दोनों क्या है, सेम है। 1 और 4 जो है सेम फ्रिक्वेंसी से ओसिलेट कर रहे हैं। तो 1 और 4 क्या कहलाएंगे, 1 and 4 विल बी इन रिजोनेंस कंडीशन, रिजोनेंस स्टेट कह सकते हैं। 2 जो है और 3 जो है, इनकी लंबाई इससे क्या है, थोड़ी कम है। तो ये जो है 2 और 3 वाले जो पेंडुलम है, ये इसके साथ या इसके समान फ्रिक्वेंसी से ओसिलेट नहीं करते हैं। तो ये 2 और 3 वाले कैसे हैं, ये फोर्स्ड ओसिलेशन के उदाहरण है। 1 और 4 क्या है, रिजोनेंस के उदाहरण है। थैंक यू।